प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो डाल दी है, प्लेलिस्ट बना के आप लोग वहां देख ले। तो ये पार्ट 3 है दो बैलों की कथा का, जिसमें हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि दोनों बैल अपने मालिक के घर गए थे, लेकिन वहाँ उनको अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ से भाग खड़े हुए। उसके बाद की कहानी आज से शुरू करेंगे। तो दोनों भाग खड़े होते हैं और मटर के खेत में चरने लगते हैं, और मटर खाने के बाद आज़ादी का अनुभव करते हैं, और उसके बाद खेत के किनारे खड़े रहते हैं। उतने में ही एक और मुसीबत आ जाती है, जिसका नाम है सांड। तो उनके सामने अचानक से एक विशाल सांड जो है सामने आ जाता है। उसके बाद क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। अरे यह क्या, कोई सांड नौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, तो अचानक से उनके सामने सांड चला आता है, और दोनों मित्र एक दूसरे के बगले झांकने मतलब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि भाई अब क्या होगा, हमारी जान अब कैसे बचेगी। सांड पूरा हाथी है, कहने का अर्थ है कि सांड बहुत विशाल है, बहुत मजबूत है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती। तो अगर उससे ये दोनों लड़ते हैं तो भी जान नहीं बचेगी, और नहीं लड़ते हैं तो वो उनका पीछा करेगा और दोनों को मार गिराएगा। तो दोनों की जान मुसीबत में आ गई। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। तो मुंशी प्रेमचंद ये लिख रहे हैं, मोती ने हीरा से मूक भाषा में कहा, मतलब सांकेतिक भाषा में कहा कि हीरा, हम लोग तो बुरे फंसे यार, जान बचेगी क्या, कोई उपाय सोचो यार। किसने कहा? मोती ने हीरा से। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, मोती से कहा कि हाँ यार, अपने घमंड में भूला हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं ये? तो सांड की बात, क्योंकि सांड बहुत शक्तिशाली है, और जहाँ शक्ति होती है वहाँ घमंड भी, अहंकार भी हो जाता है। और व्यक्ति अगर अहंकार में हो तो वो किसी की आरज़ू विनती नहीं सुनता है। आरज़ू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों न चले। तो ये बात किसने कही? हीरा ने कही। किससे? मोती से। मोती क्या बोलता है? भागना कायरता है ना। तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो फिर भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम उसके बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। तो दोनों ने सांड को पराजित करने का जो योजना है वो बना लिया है। कैसे उसे पराजित करेंगे, कहने का अर्थ है कि सांड को वो आक्रमण करने का मौका ही नहीं देंगे, बल्कि एक के बाद एक दोनों दोस्त मिलकर उस सांड पर आक्रमण करते रहेंगे। अगर सांड हीरा पर जो है आक्रमण करेगा तो मोती जो है सांड की तरफ आक्रमण कर देगा, और सांड अगर मोती की तरफ आक्रमण करेगा तो हीरा जो है वो सांड की तरफ आक्रमण कर देगा, मतलब मौका ही नहीं देगा। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर सांड की ओर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था। कहने का अर्थ हुआ कि सांड आज तक केवल अकेले ही किसी एक शत्रु से लड़ा था, लेकिन आज यहाँ 2 शत्रुओं से उसका मुकाबला होने वाला था। इसका तजर्बा यानी इसका अनुभव सांड को नहीं था कि एक साथ वो संगठित शत्रुओं से, अर्थात एक साथ 2 या 3 शत्रुओं से लड़े। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, तो उसे केवल एक शत्रु से मल्ल युद्ध मतलब क्या होता है? छिप कर किया गया युद्ध, अर्थात कुश्ती भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। कुश्ती ही वहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, ठीक है। छिप कर किया गया युद्ध नहीं होगा, वो गुरिल्ला युद्ध कहलाता है, ठीक है ना, जो छिप कर किया गया युद्ध होता है।
तो यहाँ बात हो रही है मल्ल युद्ध की, मतलब कुश्ती की बात हो रही है। तो वो आज तक केवल एक शत्रु से ही उसने युद्ध किया था और इसका ही वो आदी था, मतलब उसे आदत थी। जो ही हीरा पर झपटा, कौन झपटा? सांड। वैसे ही मोती ने पीछे से दौड़ाया। जैसा उन्होंने योजना बनाया था कि हम लोग को सांड को आक्रमण करने का मौका ही नहीं देना है। सांड उसकी तरफ मुड़ा। किसकी तरफ मुड़ा? देखो लिखा है जो ही हीरा पर झपटा, तो हीरा पर झपटा है ना, तो मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा, मतलब मोती की तरफ मुड़ा जब मोती को मारने के लिए, तो हीरा ने सांड को रगेद दिया, यानी सांड पर आक्रमण कर दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। सांड सोच रहा था कि अगर हीरा को मैंने गिरा दिया तो मोती तो ऐसे ही धराशायी हो जाएगा, लेकिन ये दोनों अर्थात हीरा और मोती भी उसके गुरु थे। किसके गुरु थे? सांड के गुरु थे। उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला, मतलब सांड अपनी पराजय से जो है, हार से झल्ला गया, बहुत क्रोधित हो गया और हीरा का अंत कर देने के लिए कि अब मैं इस हीरा का अंत कर ही दूंगा, है ना, ऐसा सोच के वो हीरा का अंत कर देने के लिए हीरा की ओर बढ़ा। तो मोती ने देख लिया। मोती आया और मोती ने सांड के बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। तो मोती ने अवसर का अच्छा लाभ उठाया और सांड को घायल कर दिया। सांड क्रोधित अर्थात क्रोध में आकर पीछे फिरा। किसको मारने के लिए? मोती को मारने के लिए। हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। तो पहले पेट के पहलू में मोती ने सींग चुभोया था और पेट के दूसरे पहलू में हीरा ने सींग चुभो दिया। बेचारा जख्मी होकर भागा। कौन? सांड। और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम यानी बिना दम के गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। तो देखो इसे कहते हैं एकता, है ना, सुना भी होगा आपने कि एकता में ही क्या होता है? बल होता है। तो अगर हम एक साथ रहते हैं, चाहे वो शत्रु का मुकाबला करना हो, चाहे किसी मुसीबत का मुकाबला करना हो, तो हम लोग आसानी से उसका मुकाबला कर सकते। लेकिन अगर हम एकता में रहेंगे तभी, चाहे भाई भाई में हो या मित्रों में हो, चाहे पड़ोसियों में हो, ठीक है, चाहे देशवासियों में हो। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, मतलब उनको सांड पर विजय मिल चुकी थी, तो बहुत खुश थे और नशे में झूम रहे थे। मोती ने अपनी से सांकेतिक भाषा में कहा। किसे कहा? हीरा से कहा, क्योंकि मोती जो था, मैंने बताया भी पहले आपको पिछली वीडियो में कि मोती क्रोधित हो जाता है बात बात पर, और वो गरम दल का नेता है, गरम दल का क्रांतिकारी ठहरा। वही हीरा जो है आपको बहुत शांत है, बहुत सहनशील है। तो मोती ने हीरा से कहा कि मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही दूं। किसकी बात कर रहा है मोती? तो सांड की बात कर रही है। बच्चा कौन हुआ? सांड हो गया। वो कह रहा है कि मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सांड को मार ही डालूं, लेकिन हीरा ने मोती की बात को अस्वीकार कर दिया और उसकी बात का तिरस्कार किया और कहा, नहीं नहीं मोती नहीं, गिरे हुए बैरी पर यानी शत्रु पर सिंह चलाना नहीं चाहिए। अर्थात मतलब जो शत्रु पहले से ही घायल है, बेचारा चोटिल है, उस पर दोबारा जो है आक्रमण करना नहीं चाहिए। तो ये किसने कहा? हीरा ने कहा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस लेसन में आप ध्यान रखेंगे। तो मोती ने कहा हीरा से कि यह सब ढोंग है, मतलब ये सब दिखावा है। वैरी को ऐसा मारो कि वह दोबारा ना उठे, मतलब दुश्मन को ऐसा मार गिराओ कि उसे दोबारा आक्रमण करने का अवसर ना मिले। तो हीरा ने कहा, अब घर कैसे पहुंचेंगे पहले वो सोचो। ठीक है, ठीक है। इसने कहा, हीरा ने मोती से कहा, पहले कुछ खा ले तो सोचे। तो मोती ने कहा, पहले कुछ खा लेते हैं फिर सोचते हैं कि घर कैसे पहुंचेंगे। सामने फिर वही मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया क्योंकि उसे भूख लगी थी।
हीरा मना करता रहा। हीरा ने बहुत मना किया मोती से कि मोती मत जाओ, ये मटर का खेत है और जब भी मटर हमें मिलती है किसी न किसी मुसीबत में हमें फंसा देती है। लेकिन मोती जो है भूखा था, इसलिए उसने अपने दोस्त की एक बात भी ना सुनी। अभी मोती ने 2 ही 4 ग्रास यानी कौर, ठीक है, 2 ही 4 ग्रास खाए थे। इतने में 2 आदमी क्या लेकर चले आए, लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। यानी हीरा और मोती दोनों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। हीरा जो था वो तो खेत के अंदर नहीं घुसा था ना, मोती घुसा था। लेकिन मोती कहाँ था, सींचे हुए खेत में था। सींचा हुआ खेत मतलब क्या होता है, जिसकी सिंचाई हो जाती है, ठीक है। और इस कारण से उसके खुर खुर मतलब उसके पैर जो थे ना, जानवरों को जो पैर होते हैं, जो नीचे का जो हिस्सा है 2 पार्ट में भाग दिया रहता है, वो खुर कहलाता है। तो उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, क्योंकि पानी की सिंचाई हुई थी, जल की सिंचाई हुई थी खेतों में। तो खेत की जो मिट्टी थी वो दलदल बन चुकी थी, इसीलिए उसके पैर धंसने लगे। बेचारा ना भाग सका मोती, पकड़ लिया गया, लोगों ने उसे पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा, है ना। दोस्त तो ऐसे ही होते हैं ना, कि जो मुसीबत के वक्त अपने दोस्त की क्या करे, सहायता करे। तो जब मोती पकड़ा गया तो हीरा भी वहां से भागा नहीं, सच्ची मित्रता दिखाते हुए वो भी लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, यानी हीरा और मोती दोनों फिर से गुलाम हो गए, फिर से बंधन में पड़ गए। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कहाँ बंद कर दिया गया दोनों को, कांजी हाउस। कांजी हाउस क्या होता है, तो ये आपका मवेशी खाना होता है। क्या होता है, मवेशी खाना। मतलब कांजी हाउस ऐसा स्थान है जहाँ पर ऐसे जानवरों को रखा जाता है जो या तो अपने मालिक के घर से भाग गए होते हैं या रास्ता भटक जाते हैं। किसी कारणवश वो जानवर कांजी हाउस तक आ जाते हैं तो उनको कांजी हाउस में लोग रखते हैं, और जब उनके मालिक चले आते हैं तो जुर्माना देकर उन जानवरों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये कांजी हाउस अन्य कांजी हाउस से बिल्कुल अलग था, ये मवेशी खाना बिल्कुल अलग था। तो तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ लिए, तीसरा भाग। अब चौथे भाग में आते हैं जहाँ कांजी हाउस से शुरुआत करेंगे हम लोग। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका यानी वास्ता पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। तो ऐसा पहली बार हीरा मोती के जीवन में आया था कि पूरा दिन बीत गया और खाने को उनको एक तिनका भी नहीं मिला। कहाँ की बात कर रहे हैं, तो कांजी हाउस की। ये कांजी हाउस अलग था। यहाँ के जो मालिक थे वो बहुत निर्दयी थे, वो जानवरों को भोजन तक नहीं देते थे। लेकिन अन्य कांजी हाउस वाले ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। वो जानवरों को भोजन खिलाते हैं, देखभाल करते हैं उनकी, और मालिक आते हैं तो उनको कुछ जुर्माना लेकर उनसे छोड़ देते जानवरों को। लेकिन ये ऐसा मालिक नहीं था, ये बहुत निर्दयी थे। समझ में ना आता था कि यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था, ठीक है। तो झूरी काची का जो साला था वो कम से कम रूखा सूखा भूसा भूसा तो खिलाता था ना, लेकिन यहाँ इन्हें वो भी नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े और कई गधे भी थे, पर किसी के सामने कोई भी चारा ना था। मतलब भोजन के लिए कुछ भी उनको नहीं मिलता था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह यानी मृत की तरह, ठीक है, जैसे मरने वाले हों उसकी तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। तो भोजन अगर ना मिले तो क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो कई दिनों तक इनको भोजन नहीं मिला था तो इनके शरीर में जान नहीं थी। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। मतलब देखते रहे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है हमारे लिए भोजन लेकर, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई ना दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तो पेट भरने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो कांजी हाउस की जो दीवार थी, जो कच्ची थी, है ना,
उस नमकीन मिट्टी की दीवार को उन्होंने चाटना शुरू कर दिया। पर क्या इससे तृप्ति होती? कहने का अर्थ है, क्या उनकी भूख इस मिट्टी को चाटने से शांत हो जाती? कभी नहीं। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। हीरा जो कि बिल्कुल शांत रहता है, सहनशील है, नरम दिल का क्रांतिकारी है ना? उसके हृदय में भी विद्रोह की ज्वाला आज भड़क उठी है, जब उसको रात में भी भोजन नहीं मिला तब। तो हीरा ने मोती से कहा, मोती, मोती, अब तो नहीं सहा जाता यार। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया। मोती की हालत जो है हीरा से और ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि ऐसे ही वो पहले इतने दिनों तक जो थे बिना भोजन के ही थे, ढंग का भोजन नहीं मिल रहा था, जो मिलता था वो भी यहाँ नहीं मिल रहा है। तो मोती ने सिर लटकाकर हीरा को जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है ना हीरा, मेरे प्राण निकल रहे हैं यार। तो हीरा ने कहा, इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई। ये किसका संवाद है? हीरा का संवाद है। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। तो ये बात हीरा ने कही कि आओ दीवार तोड़ डाले और यहाँ से भागने का उपाय निकाले हम लोग। तो ये बात हीरा ने मोती से कही, लेकिन मोती तो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका है। उसने कहा, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा हीरा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। किसने कहा? मोती ने कहा हीरा से। तो हीरा ने कहा, बस हो गया, इसी बूते पर करते थे, मतलब इसी बल पर इतनी ही शक्ति थी, इसी शक्ति पर करते थे कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा, सारी अकड़ निकल गई। हैं? तो ये बात हीरा ने कहा मोती से। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। मोती तो हिम्मत हार गया, लेकिन हीरा नहीं हारा था। उसने क्या किया? कच्ची दीवार पर नुकीली सिंग को गड़ाया और जोर मारा तो क्या हुआ? मिट्टी का एक चिप्पड़ यानी एक छोटा सा भाग जो है मिट्टी का दीवार से निकल आया। फिर क्या हुआ? फिर तो उसका, किसका? फिर तो हीरा का साहस बढ़ा। देखिए, सफलता हमें मिलती है अगर ना, तो इससे हमारा उत्साह बढ़ जाता है, हम और ज़्यादा मोटिवेट और इनकरेज हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो थोड़ी सफलता मिली हीरा को, उसी सफलता ने उसके साहस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। कौन? हीरा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। तो प्रत्येक रोज कांजी हाउस का जो चौकीदार था वो क्या करता था? जानवरों की हाजिरी लेता था। ये क्वेश्चन आया है आपकी किताब में, क्यों लेता था? ताकि उससे पता चल सके कि कहीं कोई जानवर भाग तो नहीं गया या कोई जानवर मर तो नहीं गया है, ठीक है ना? तो ये सब पता लगाने के लिए वो हाजिरी यानी अटेंडेंस लेता था प्रत्येक रोज। उसके पास रजिस्टर था, या जो भी कहिए, ऐसे भी बिना अटेंडेंस रजिस्टर के भी हाजिरी लेता होगा वो। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। तो जब उसने देखा कि हीरा जो है बहुत बदमाशी कर रहा है, ठीक है, तो उसने उसे बहुत डंडे लगाए हीरा को। किसने? चौकीदार ने। और मोटी सी रस्सी से उसको बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, चिढ़ाते हुए कहा, चिढ़ा रहा है मोती अब किसे? हीरा को, कि आखिर मार खाई क्या मिला, बताओ, बहुत कुदक रहे थे। तो हीरा ने कहा, अरे अपने बूते भर जोर तो मैंने मारा है ना, मैंने तो हिम्मत नहीं हारा, जितनी शक्ति थी मैंने लगाया, दीवार को तोड़ना चाहा। तो मोती ने कहा, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए? क्या फायदा हुआ इतना जोर मारने का, परिश्रम करने का? तो हीरा ने क्रांतिकारियों की तरह कहा, जोर तो मारता ही जाऊंगा मोती, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। तो क्रांतिकारी तो ऐसे ही होते हैं ना, कि कितनी मुसीबत आ जाए वो हिम्मत ना हारे।
तो मोती कहता है, जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें हीरा, समझ जाओ। तो हीरा ने कहा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। तो हीरा के मन में परोपकार की भी भावना है। वह स्वयं के साथ साथ दूसरे जानवरों के बारे में भी सोच रहा है कि अगर दीवार खुद जाती तो सभी आज़ाद हो जाते। अगर यही हाल रहा तो सब के सब मारे जाएंगे, सब मर जाएंगे यहाँ पर। तो मोती ने कहा, हाँ। अब मोती उसका समर्थन कर रहा है हीरा की बात का। कहता, हाँ यार, यह बात तो है। अच्छा तो ला, मैं भी जोर लगाता हूँ, है ना। क्योंकि देखो, हीरा तो बंधन में पड़ चुका है ना, उसको मोटी रस्सी से बांध दिया गया है। लेकिन मोती तो अब तक आज़ाद है, मतलब उसको बांधा नहीं गया है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा जहाँ पर हीरा ने मारा था। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर उसकी हिम्मत बढ़ती गई। फिर तो वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। मतलब दीवार उसके लिए उसका शत्रु बन गया, उसका कंपटीटर बन गया। जैसे एक फाइटर लड़ता है दूसरे फाइटर से, वैसे दीवार को उसने अपना प्रतिद्वंदी मान लिया, फाइटर मान लिया, जो उससे लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद, यानी प्रयास के बाद, दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। तो बहुत मेहनत के बाद दुगनी शक्ति से जब उसने दूसरा धक्का दीवार पर मारा तो आधी दीवार क्या हो गई, गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। यानी जो जानवर आधे मरे पड़े थे ज़मीन पर, उनमें चेतना आ गई, मतलब वो जाग गए, उनमें नया जीवन का संचार हो गया। चेत पड़े मतलब उठ पड़े। तीनों घोड़ियां सरपट भागी। सबसे पहले कौन भागी? घोड़ियां। फिर बकरियां निकल गई। इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं। लेकिन एक जानवर जो थे वो ज्यों के त्यों खड़े थे, और वो कौन थे? गधे। क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा सीधे हैं और डरपोक भी है। हीरा ने दोनों गधों से पूछा कि तुम क्यों नहीं भाग जाते? तो गधे ने क्या कहा? एक गधे ने, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। तो हीरा ने कहा, तो क्या हरज है गधों, अभी तो भागने का अवसर है, चलो भागो। तो गधों ने कहा, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। मतलब उनको डर है कि वो फिर से पकड़े जाएंगे, इससे अच्छा है कि वो ना भागे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, मतलब आधी रात से ऊपर की रात बीत चुकी थी। दोनों गधे अभी तक सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती यहाँ अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो हीरा इस बात को समझ चुका था कि मोती बार बार रस्सी को तोड़ने में असफल हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो फिर से मोती जो है बंधन में पड़ जाएगा, उसको बहुत मार पड़ेगी। इसीलिए हीरा ने कहा कि तुम चले जाओ और मुझे यहीं रहने दो। अगर मैं जीवित रहा तो हम दोनों की भेंट कहीं न कहीं तो होगी ही। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? देख रहे हो ना कितनी अच्छी मित्रता है ना। तो मोती ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा इस विपत्ति में साथ नहीं छोड़ूंगा। हम लोग और तुम लोग, मतलब हम तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर चला जाऊँ। हीरा ने उसे समझाया कि अरे यार, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है, तुमने इतने जानवरों को भगा दिया, ये लोग समझ जाएंगे, बहुत लोग तुम्हें मारेंगे। मोती गर्व से बोला कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता,
इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे, है ना? वो कौन? बल्कि वो जानवर जो यहाँ से चले गए, आज़ाद हो गए, वो ज़रूर हीरा और मोती को आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद का परिणाम अच्छा ही होगा। कहने का अर्थ है कि अगर आप परोपकार करते हो, किसी की भलाई करते हो, तो उस परोपकार के बदले में आपको वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और उस आशीर्वाद का परिणाम बहुत अच्छा होता है। ये हम लोग बाद में जानेंगे कि आखिर इस आशीर्वाद का परिणाम क्या हुआ। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। तो दोनों गधों को निकाला बाहर, मार मार के निकाला और स्वयं आकर हीरा के पास सो गया। भोर होते ही मुंशी यानी चौकीदार का जो कांजी हाउस का जो मुंशी था, जिसको क्लर्क भी बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। तो क्या हुआ भोर होने के बाद, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं समझते हैं मुंशी प्रेमचंद। बस इतना ही बताते हैं कि मोती की खूब मरम्मत यानी उसे खूब मारा गया, पीटा गया और मोटी मोटी रस्सी से हीरा की तरह भी उसे बांध दिया गया। तो ये जो 5वां भाग है, ये अंतिम भाग है, चौथा भाग खत्म हो गया। अब इसके बाद लेसन समाप्त हो जाएगा आपका। एक सप्ताह तक दोनों मित्र कहाँ पर? कांजी हाउस में बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण मतलब एक तिनका भी उनको खाने को नसीब में ना हुआ। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था। यही उनका आधार था, यानी जीवन जीने का जो सहारा था, वो केवल पानी ही था। पानी पीकर वो दोनों जीवित थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि दोनों उठ भी नहीं पाते थे। ठठरियाँ निकल आई थी, मतलब हड्डियाँ जो थी वो बाहर दिखाई देने लगी थी। मांस का कोई नामो निशान ना था, मतलब कमज़ोर हो गए थे, भोजन मिल नहीं रहा था। एक दिन बाड़े के सामने यानी कांजी हाउस का जो बाड़ा था, जो दीवार थी, उसके सामने डुग्गी डुग्गी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जब कोई भी घोषणा, सूचना, इन्फॉर्मेशन देनी होती थी ना पहले, तो लोग डुग्गी बजाते थे लोगों को जुटाने के लिए। तो कांजी हाउस के बाड़े के सामने क्या बजने लगी? एक डुग्गी एक दिन सामने बजने लगी और उसको सुनकर दोपहर होते होते वहां 50 से 60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्रों को कांजी हाउस के बाहर निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आते और आकर उनकी सूरत देखकर और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? तो पता चल ही चुका है आपको कि इन दोनों जानवरों की अर्थात हीरा और मोती की नीलामी की जा रही है, उन्हें बेचा जा रहा है। लेकिन कोई भी उनको खरीदने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी कि लोग उनको देखते तो मन फीका कर लेते थे। कौन ऐसे मृतक बैलों को खरीदता? सही बात है, ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा जब उनसे कोई काम भी ना ले पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों इतने कमज़ोर थे। एक यही हीरा मोती थे पहले कि देखने वाले देखते रह जाते थे उनको, हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ थे पूरे, लेकिन आज उनकी दशा बिगड़ चुकी है। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से, कांजी हाउस का जो मुंशी था, उनसे बात करने लगा। तो दड़ियल आया जिसकी आंखें क्या थी? बिल्कुल लाल, और चेहरे का जो मुद्रा यानी हाव भाव था वो अत्यंत कठोर। वो आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में, कूल्हों मतलब जो जहाँ हड्डी जो बनी होती है ना, कूल्हे, वहाँ गोदने लगा, देखने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है? उन्हें क्यों टटोल रहा है? इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। तो दोनों अपने अंतर्ज्ञान से, हीरा मोती अपने आंतरिक यानी हृदय के ज्ञान से
समझ गए थे कि वो उन्हें क्यों टटोल रहा है। कहने का मतलब वो जान चुके थे कि ये हमें खेती करवाने के लिए नहीं ले जा रहा है ना, ये हमारी बोटियां बोटियां नोच देगा बोटी बोटी, मतलब ये हमें जान से मार देगा। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से यानी आंतरिक कह सकते हैं या डरी हुई आंखों से, जो भी कह समझ लो, तो दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिए। दोनों डरे हुए थे कि अब क्या होगा हमारे साथ, अब हमारी जान नहीं बचेगी। हीरा ने कहा, मोती से कहा हीरा ने कि यार हम लोग गया के घर से नाहक यानी बेकार भागे, अब लगता है हमारी जान ना बचेगी। तो मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, मतलब अश्रद्धा मतलब जिसमें श्रद्धा ना हो, है ना, ऐसे भाव से मोती ने हीरा की बात का उत्तर दिया और कहा, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आती? मोती ने हीरा से कहा। तो हीरा ने कहा, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या आप ना बचाएंगे? तो ये बात हीरा ने मोती से कहा। मोती ने कहा, यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, मतलब ये हमें मार डालेगा। तो हीरा ने कहा, तो क्या चिंता है यार, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस तड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, यानी हड्डियां तक काँप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि जरा सी चाल धीमी होने पर भी जोर से डंडा जमा देता था। तो डर की वजह से चल रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी चाल धीमी हो जाती हीरा मोती की तो वो दड़ियल उनको मारना शुरू कर देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़, रेवड़ मतलब समूह, जानवरों का समूह, ग्रुप ऑफ एनिमल। तो राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में, हार मतलब खेत, तो खेतों में बहुत सारे जानवर क्या कर रहे थे, चर रहे थे। सभी जानवर बहुत प्रसन्न थे, कोई चिकना था तो कोई चपल अर्थात चंचल, चिकना मतलब स्वस्थ, कोई उछलता था, कोई आनंद से पागुर बैठा पागुर कर रहा, खाना पचा रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। तो ये आज के जो संसार वाले हैं उन पर व्यंग किया गया है कि आज के जो लोग हैं दूसरों को मुसीबत में देखकर उन्हें मुसीबत में छोड़ देते हैं, है ना। आज का जो मनुष्य है बड़ा स्वार्थी हो गया है, उन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं, केवल वो खुद की सोचते हैं। तो ऐसे यहाँ जानवरों की बात की जा रही है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार, अपना ही खेत आ गया। इसी कुएं पर हम लोग पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। तो जिस रास्ते से लेकिन उन्हें ले जा रहा था वो रास्ता उन्हें कैसा लगा, परिचित है ना, जिसे वो पहले से जानते हो। तो बहुत प्रसन्न हो गए, उनकी सारी थकावट दुर्बलता क्या हो गई, दूर हो गई। ठीक है, और उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारा खेत है और ये हमारा कुआं है, इस पर पुर चलाने आते थे, है ना। कुएं से पानी जो निकालते हैं उसको पुर कहते हैं, ठीक है ना। पहले लोग ऐसे ही पानी निकालते थे। मोती ने कहा हीरा से, हमारा घर नगीच आ गया यार। हीरा बोला, भगवान की दया है। मोती ने कहा, मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा ने कहा, यह जाने देगा क्या? मोती ने कहा, जाने नहीं देगा, इसे मैं अभी मार गिराता हूँ। तो हीरा ने कहा, नहीं नहीं, तो दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम लोग आगे नहीं जाएंगे, इसको मारने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम लोग अपने थान पर चलते हैं, यानी मतलब जहाँ बांधा जाता है जानवरों को वहाँ पर।
दोनों उन्मत्त यानी पागलों की भांति बछड़ों की तरह। बछड़ा कौन होता है? जो बैल सॉरी गाय का जो बच्चा होता है ना, बछड़ा, कभी कभार जब खुलता है तो उन्मत्त होकर यानी पागल की तरह, मतलब दौड़ता हुआ कुलेल क्रीड़ा करते हुए भागने लगता है। तो इस वक्त दोनों बैल भी बछड़े बन चुके थे, उनकी तरह कुलेले यानी क्रीड़ा करते हुए खेलते हुए अपने घर की ओर तेज गति में दौड़ पड़े। वह हमारा थान है, पहचान लिया उन्होंने। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, विटामिन डी खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ पड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। तो बहुत दिनों के बाद अपने मालिक से उनकी भेंट हुई तो दोनों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे और झूरी काछी भी उनको बहुत प्यार कर रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली, क्योंकि दड़ियल ने उनके रुपए दिए थे, नीलामी करके लाया था। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, जाओ यहाँ से। दड़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। झूरी ने कहा, मैं तो समझा हूँ चुरा लिए आते हो, चुपके चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, यानी क्या अधिकार है? ये मेरे बैल हैं, इनको कोई नीलाम नहीं कर सकता है। तो दड़ियल ने कहा, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। तो झूरी काछी ने कहा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत है या कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। कौन? दड़ियल। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था। किसको? मोती को। और गालियां बक रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी शूर की यानी विजयी शूर मतलब कौन? विजयी सैनिक की भांति दड़ियल का रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। एक जानवर में कितनी बुद्धि आ गई है, देखो। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा मोती से, मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर दड़ियल को मार ना बैठो। तो मोती ने कहा, अगर वह मुझे पकड़ता ना तो मैं बेमार यानी बिना मारे उसको ना छोड़ता। हीरा ने कहा, अब नहीं आएगा यार, टेंशन मत लो। मोती ने कहा, हाँ आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। हीरा ने कहा मोती से। मोती ने कहा, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। मोती ने कहा ये बात। हीरा ने कहा, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा सी देर में ही नादों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा यानी मेला उत्सव सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन आई और मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। धन्यवाद।